Hello dears, welcome back my YouTube channel Sarma PhD. So friends, I have already uploaded this video in math formula. So can you see and can you go and see? Okay. So first and I will next discuss about in chapter 5 Samantar Sredi arithmetic progression. So listen to carefully and important topics because you have your exam in year. So I insist you start in basic math you have complete, then you will be able to make solve this question. So I hope you understood. So first of all I will start, then use Samantar Sredi. So I will know first of all in formula. So let's start. So friends, you can see here समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए होता है. देखिए हम लोग जानते हैं कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए होता है और आप लोग पढ़ लिए हैं, आप लोग मैथ पढ़ लिए होंगे, जो भी टीचर पढ़ाते होंगे, आपका जो भी कोचिंग वगैरह स्कूल में पढ़ लिए होंगे. तो आप लोग सबसे पहले क्या करना है, मैथ फार्मूला को अच्छा से रिवाइज कर लेना है, क्योंकि बिना फार्मूला का विदाउट फार्मूला डोंट सॉल्व द क्वेश्चन. ओके, इसलिए सबसे पहले आप लोग को फार्मूला याद करना होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमेंबर इन फार्मूला. सो अगर आप इस पीछे वाले चैप्टर आप फार्मूला नहीं जानते तो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं, उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा. तो देखिए यहाँ समांतर श्रेणी है, इसमें से क्या क्या फार्मूला लिखना पड़ता है. सबसे पहले आपको जानना होगा कि समांतर श्रेणी का पहला पद क्या होता है. समांतर श्रेणी का प्रथम पद ये कहलाता है, उसी को समांतर श्रेणी. अंतर डी होता है और किसी भी पद में उसके पीछे वाला घटा कर देना तो हमारा दूसरा तीसरा पद निकलता है. समझ में आया. जैसे एपी का प्रथम ये तो सार अंतर डी, सार अंतर का मतलब सभी का अंतर डी यानी समान होना चाहिए. जैसे यहाँ दिया है समांतर श्रेणी का एनवा पद ज्ञात करने के लिए ये फार्मूला लगता है, याद रखिए. जैसे यहाँ देखिए शब्दावली, प्रथम पद को हम ये बोलते हैं, सार अंतर को डी बोलते हैं, पदों की संख्या एन होता है और एनवा पद ये एन होता है और अंतिम पद क्या होता है हमारा एल होता है ना, और पदों का योग एस एन होता है. क्या होता है एस एन. अब देखिए समांतर श्रेणी का प्रथम एन पदों का योग, तो ये फार्मूला होगा. बस फार्मूला बैठा देना और ये फार्मूला बैठा दोगे दोनों में से तो हमारा ये योग का फार्मूला निकल जाएगा. चलिए अब नेक्स्ट बात करेंगे त्रिभुज यानी 6 चैप्टर में. देखिए सबसे पहले उसका कंडीशन जानना होगी. समरूप आकृति कैसे बनाते, समरूप त्रिभुज आ जाता है तो किस तरह से बनाएंगे. समरूप से तात्पर्य समान रूप से, अर्थात है वे आकृतियां जिनका रूप आकार समान होता है, उसे हम समरूप आकृति कहते हैं. मतलब उसका क्या बोल रहा है, अर्थात ध्यान से समझना, आकृति जिनका रूप या आकार समान होना चाहिए उसी को बोलेंगे समरूप. दूसरा, समरूपता के लिए अगर प्रतीक का उपयोग किया जाता है, कौन सा प्रतीक, ये दिया गया इस तरह से समरूप, इस तरह से है ना, इससे है, यहाँ देख लीजिएगा ये यही है. अगला है सर्वसमता. सर्वसमता से तात्पर्य सभी अंग समान से अर्थ है, अर्थात वे आकृतियां जिनका रूप आकार समान होने के साथ साथ इनके समी माप भी समान हो, सर्वसमता आकृति कहलाता है. मतलब यहाँ बात ये कह रही है, स्पष्ट बता रही है कि समीकरण माप का जो होगा हम निकालने के बाद समान होना चाहिए, तब हमारा सर्वसमता त्रिभुज हो जाएगा. जैसे मान लीजिए एंगल ये और कोई भी त्रिभुज एंगल ये है और एक त्रिभुज ए बी सी डी और ये एक त्रिभुज डी एफ है. अगर एंगल ये और एंगल डी आपस में एंगल बराबर है तब हम कह सकते हैं कि सर्वसमता त्रिभुज है. भुजा भी आपस में बराबर, और सर्वसमता के नियम के फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है नीचे, ध्यान दीजिएगा. यहाँ बोला है कि सर्वसमता के लिए प्रतीक उपयोग किया जाता है, ये वाला प्रतीक याद रखिएगा. और नॉट इम्पोर्टेंट ये बताया गया है, सभी सर्वसम आकृति समरूप होती है परंतु इसके विपरीत सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं होती. ध्यान देना, बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि सभी सर्वांगसम आकृति समरूप हो जाएगा लेकिन ये समरूप सर्वसम नहीं होगा.
समझ में आया। अब समरूप त्रिभुज में देखिए, दो त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर। ही बताएं कि संगत कोण बराबर होना चाहिए, उनकी संगत भुजाएं अनुपात में होंगे अर्थात समानुपाती भी होना चाहिए। जैसे यहाँ दीजिए कि AB बराबर PQ, यानी इधर से AC बराबर PR और BC बटा QR, यानी बटा में होना चाहिए इसके बराबर में, तो हमारा हो जाएगा समरूप त्रिभुज। देखिए यहाँ कंडीशन दे दिया है चौथा में कि आधारभूत समानुपातिकता पर में यदि निम्न आकृति अनुसार ABC और AD समरूप है तो हमें ज्ञात करना है। इसका विलोम भी सही होगा, नॉट इम्पोर्टेंट बताया गया है। अब आगे देखिए कैसे समरूप त्रिभुज से अगर कसौटी लिखना है तो क्या क्या फॉर्मूला लिख कसौटी, तो ये समरूपता यानी एंगल 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 हो जाएगा। ये अगर ये दो लिख रहे हैं वो भी समरूप है, कोई दिक्कत नहीं। दो त्रिभुज अगर दोनों त्रिभुज का एंगल बराबर दिखा दिए तो कोई दिक्कत नहीं, समरूप हो जाएगा। एस एस कसौटी यानी एस एस साइड 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 मतलब भुजा होता है, तीनों भुजाएं समानुपाती होना चाहिए। या लिख सकते हैं एस, ये एस एक संगत कोण अब बराबर दो संगत भुजाओं के समानुपाती होना चाहिए। ये था त्रिभुज से रिलेटेड। अब बात करेंगे निर्देशांक ज्यामिति, ये इंपॉर्टेंट है और इसमें से भी एग्जाम में आएगा। सबसे तो एग्जाम में ये बे करेगा का क्वेश्चन, इसलिए फार्मूला सबसे पहले जानना होगा। इसमें देखिए बताया गया है कि मूल बिंदु कैसे ज्ञात करेंगे। x तथा y अक्ष है जहां प्रतिच्छेद करते हैं मूल बिंदु कहलाता है। इसके निर्देशांक होता है 0,0 होते हैं। ये याद रखना, अगर पूछा जाए कि मूल बिंदु का निर्देशांक इनमें से कौन सा है तो 0,0 होता है। भुज तथा कोटि निकालने के लिए किसी बिंदु x y का निर्देशांक बिंदु x निर्देशांक भुज कहलाता है और y हमारा कोटि कहलाता है, यानी 2 और इस तरह 3 रहेगा तो ये हमारा भुज हो जाएगा और ये हमारा कोटि हो जाएगा। अब आगे बात बोला है कि x पक्ष पर स्थित किसी बिंदु का कोटि का मान 0 होता है तथा y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का भुज का मान 0 होता है। यहाँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे दो बिंदुओं के मध्य दूरी का सूत्र। अगर दो बिंदुओं के बीच का मध्य की दूरी निकालना है, मध्य की दूरी बताया गया है तो हम ये फार्मूला लगाएंगे और मूल बिंदु से दूरी निकालेंगे तो ये फार्मूला लगाएंगे। वही बात बोला गया इसे भी यहाँ जो विभाजन सूत्र के ये फार्मूला और मध्य बिंदु के निर्देशांक बिंदु से ये फार्मूला लगाएंगे। तो ये तीनों फार्मूला इंपॉर्टेंट है, बिना फार्मूला का मैथ नहीं बनेगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा। चलिए 8 चैप्टर की बात करें, त्रिकोणमिति का परिचय। समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण होता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। हम जानते हैं कि एक त्रिभुज का समकोण अगर किसी त्रिभुज का एक कोण समकोण है तो हमारा क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। और यहाँ एक पॉइंट बताने वाला हूँ, यदि थीटा न्यून कोण हो तो कर्ण समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा कर्ण कहलाती है। याद रखिएगा कि अगर समकोण त्रिभुज की सबसे भुजा कौन होती है, कर्ण होती है। और कर्ण कहाँ होता है ये भी हम बता रहा हूँ। लंब न्यून कोण थीटा के सामने वाला भुजा लंब कहलाती है। आधार कर्ण तथा न्यून कोण थीटा के साथ वाली भुजा आधार कहलाती है। अब यहाँ बात करने की बारी है, क्या है देखिए। न्यून कोण अगर यहाँ थीटा बताया गया है तो क्या बोला है कि थीटा देखिए समकोण त्रिभुज, ये तो हम बता दिए। अब आगे बोला गया है कि न्यून कोण थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती। देखिए थीटा यहाँ इसका सामने भुजा ये है तो लंब हो गया। और कर्ण तथा न्यून कोण थीटा के साथ वाली भुजा आधार कहलाती। ये साथ वाले न्यून कोण और थीटा के सामने वाली आधार, या तो हम कह सकते हैं। और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण होती है और कर्ण हमेशा ये रहेगा। ये चेंज अगर थीटा यहाँ आ जाएगा तो हमारा लंब यहाँ हो जाएगा। ध्यान देना, यही थीटा यहाँ आ जाएगा तो लंब यहाँ हो जाएगा और आधार कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। अब पाइथागोरस प्रमेय यहाँ लगाया जाता है किसमें, समकोण त्रिभुज में। तो फार्मूला याद रखना कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग दोनों भुजाओं को वर्ग के योग के बराबर होता है। तो देखिए आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर इसके बराबर हो गया। और त्रिकोणमिति फार्मूला देखिए, फार्मूला याद रखिएगा। देखिए ट्रिक लिख दिए, एल ये एल लाल
कक्का, लाल कक्का, क्या है, लाल कक्का। तो लाल कक्का सब बता दिया है कि साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। इसका उल्टा हम कर सकते हैं। एल को लम, ए को आधार, के को कर्ण बोलेंगे। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि लाया, आया, लाया का कच्चा कच्चा आम। क्या है, कच्चा कच्चा आम। इसे ट्रिक में याद कर सकते हैं। तो साइन का लम बटा कर्ण, कॉस का आधार बटा कर्ण, टेन का लम बटा आधार, कोसेक का कर्ण बटा लम, सेक का कर्ण बटा आधार, कॉट का आधार बटा लम। तो ये फार्मूला याद कर लेना अच्छा से। ये सारे ट्रिक है, बिना ट्रिक का फार्मूला बनेगा नहीं। आगे और बता रहा हूँ। व्युत्क्रम त्रिकोणमिति अनुपात। व्युत्क्रम त्रिकोणमिति का अनुपात मतलब उल्टा, ध्यान देना। साइन थीटा ऑन बाय कॉस थीटा, कोसेक थीटा ऑन बाय साइन थीटा, कॉस थीटा ऑन बाय सेक थीटा ऑन बाय कॉस थीटा, टेन थीटा ऑन बाय कोट थीटा ऑन बाय टेन थीटा। चौथा में टेन थीटा कोट थीटा का मान याद रखिएगा। टेन थीटा का मान साइन बाय कॉस लिख सकते हैं, कॉट का उल्टा हो जाएगा कॉस बाय साइन। ये सारे फार्मूला है, बिना फार्मूला का बनेगा नहीं। आगे बात करें पांचवा में, देखिए विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति का अनुपात। अगर थीटा साइन के 0 डिग्री मान 0 होता है और साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 1/√2 और साइन 60 √3/2 और साइन 60 का मान 1 होता है। इसी तरह कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक का दिया गया है। आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा अगर नोट नहीं किए होंगे तब। और आदि ये हमेशा याद रखिएगा, ये वाला 8 चैप्टर से क्वेश्चन आता है, तो बिना डिग्री वाला अगर नहीं जानोगे तो क्वेश्चन बनेगा नहीं बाबू। इसलिए आप लोग को अच्छे से मेहनत करना होगा। अब देखिए कुछ और फार्मूला है, यहाँ बताया गया त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर कोसेक। ये ट्रिक सब फार्मूला है, नोट कर लीजिएगा। अगला बात करेंगे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। दृष्टि रेखा क्या कहलाती है? दृष्टि रेखा क्या करे? प्रेक्षक के आंख को वस्तु से मिलाने वाली रेखा दृष्टि कहलाती है। मतलब आंख यहाँ है, दृष्टि मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है। क्षैतिज रेखा ये हो गया। उन्नयन कोण किसे कहते हैं? सब परिभाषा लिखा हुआ है। यदि कोई वस्तु हमारी आंख से ऊपरी होती अर्थात दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा से ऊपर होती है तो इनके मध्य बनने वाला कोण उन्नयन कोण कहलाता है। जैसे यहाँ बताया कि यदि कोई वस्तु हमारी आंख से ऊपर, कोई वस्तु से वस्तु हमारी आंख से ऊपर होती है तो अर्थात दृष्टि रेखा, ये दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा से ऊपर होती है, क्षैतिज रेखा से, और यही मध्य बनने वाला जो कोण होता है ये हमारा उन्नयन कोण होता है। ये दृष्टि रेखा, ये क्षैतिज रेखा बनने वाला कोण क्षैतिज रेखा। आगे बात करें अवनमन कोण किसे कहते हैं? बस इसमें उल्टा हो गया कि कोई वस्तु हमारी आंख से नीचे की ओर, उसमें ऊपर की ओर, इसमें नीचे की ओर, और दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा से नीचे जो कोण बनता है उसे हम अवनमन कोण कहते हैं। इस तरह से पढ़ा होगा, ध्यान दीजिएगा। जितना वहाँ होता है उतना बराबर वहाँ होता है। और यहाँ दे दिया ना, देखिए अब जो बोल रहे हैं देखो, अवनमन कोण जितना होता है उतना उन्नयन कोण। मतलब इस तरह से अपने से एक रेखा खींच लेना, इस तरह से, यहाँ जितना कोण उतना यहाँ कोण। अवनमन कोण जितना होगा उतना उन्नयन कोण होगा। या तो इसको एकांतर त्रिभुज में बनाए होंगे आप लोग कि एकांतर कोण कहा जाता है ना। अब देखिए 10वां चैप्टर बात करेंगे वृत्त के प्रतिच्छेदी रेखा, छेदक रेखा किसे कहते हैं? अप्रतिच्छेदी रेखा मतलब वृत्त को नहीं टच करेगा उसे हम अप्रतिच्छ रेखा कहते हैं। छेदक रेखा वृत्त को दो यानी इधर से छेदा करेंगे उधर पार कर देगा उसे छेदक रेखा। स्पर्श मतलब वृत्त की परिधि को स्पर्श करेगा, टच करेगा। देखो यहाँ परिभाषा है, वह रेखा जो वृत्त को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती उसे अप्रतिच्छेद रेखा कहते हैं। और छेदक रेखा वह रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती उसे छेदक रेखा कहते हैं। और यहाँ बोला गया कि वह रेखा जो वृत्त के केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। मतलब टच कर रहा है एक ही बिंदु पर। यहाँ एक बिंदु बनेगा, यहाँ एक बिंदु, यहाँ दो बिंदु, यहाँ कोई बिंदु नहीं। चलिए अब आगे बात करेंगे वृत्त की स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती? वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती, परंतु
वृत्त पर स्थित किसी एक बिंदु P से वृत्त पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। वृत्त के बाहर स्थित बिंदु P से केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। वृत्त के अंदर स्थित बिंदु P से शून्य स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। जैसे यहाँ बताया गया उस तरह से चित्र यहाँ बता दिए। वृत्त पर स्थित किसी बिंदु P से वृत्त पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा, देखिए एक ही है। अगला, वृत्त के बाहर स्थित कोई बिंदु केवल 2 स्पर्श रेखा, देखिए 2 स्पर्श रेखा। वृत्त के अंदर स्थित बिंदु P से शून्य स्पर्श रेखा, वृत्त के अंदर, तो यहाँ कोई स्पर्श रेखा टच कर रहा है, बाहर में नहीं, ये हमारा यहाँ दिखाया गया है। इसमें कितना स्पर्श रेखा है। अगला है पर में, बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, मतलब इसका लंबाई और इसका लंबाई क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी पी ए बराबर पी बी। दूसरा पर में बोल रहा है, पर में याद कीजिएगा, वृत्त पर किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या लंब होती है। देखिए वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा यानी स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली से जाने वाली त्रिज्या कहलाती है। ये हमारा क्या हो जाएगा, त्रिज्या, और ये हमारा लंब हो जाएगा। लंब मतलब 90 डिग्री होता है। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम गारो चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। जहाँ तक बताएं आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लेना। रिमाइंड जितना करोगे उतना फ़ायदा है, इसलिए फार्मूला सबसे पहले मैथ बनाने के लिए फार्मूला लगता है, तो फार्मूला जितना सारे आप लोग नोट कर लीजिए। आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू। अगले आई विल मीट नेक्स्ट डे।